मेरे प्यारे मित्रों, मैं दिव्यम कुमार सिंह आप सभी मित्रों को ब्रांड क्लासेस में स्वागत करता हूं और करता रहूंगा। तो मैं आज आप लोगों के बीच क्लास 12th के बायो से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण अति वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो चैप्टर 1 से संबंधित है। जीव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स से संबंधित है। तो मेरे प्यारे मित्रों, चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन। पुरुष एवं स्त्री के वैधानिक उम्र कम से कम होनी चाहिए 18 वर्ष से 21 वर्ष, 14 वर्ष से 12 वर्ष, 24 वर्ष से 22 वर्ष, और ये दिया हुआ है डी नंबर 21 वर्ष से 18 वर्ष। तो व्यवधानिक कितना होना चाहिए? तो ये आपका होना चाहिए 18 और 21, 21 और 18, ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए अपने दूसरे प्रश्न की ओर। मादा युग्मक के युग्मकों को कहते हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन, वर्धिकायिक। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, अलैंगिक जनन, यानी आपका ऑप्शन ये सही होगा। नर मादा युग्मक के युग्मकों को कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए अपने तीसरे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। एकल जनन द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है? ए आंतरिक निषेचन, बी बाह्य निषेचन, सी अलैंगिक जनन, डी अलैंगिक जनन। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, अलैंगिक जनन आपका सही होगा। आपका आंसर आपका डी सही होगा। एकल जनन द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन सी होती है? तो अलैंगिक जनन होती है। चलिए अपने चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक तोते की जीवन अवधि कितनी होती है? एक तोते की जीवन अवधि कितनी होती है? ए 140 वर्ष, बी 90 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 15 वर्ष। तो इसका क्या होगा? तोते का एक जीवन अवधि कितनी होती है? तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, 140 होता है। यानी एक तोते की जीवन अवधि कितनी होती है? 140 वर्ष। तो आपका चौथे का ए ऑप्शन सही होगा। धान की युग्मकों, ये कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, धान की युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? धान की युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए 24, बी 12, सी 20, डी 40। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन आपका 12, यानी ये सही होगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब चलते हैं अपने छठे नंबर प्रश्न की ओर, अपने 6वें प्रश्न की ओर। कह रहा है मक्के के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मक्के के युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दिया है ए 20, बी 40, सी 30 और डी 24। तो इसमें कौन सा होगा आपका? तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी आपका ए, यानी आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा 20। चलिए अपने 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्यों के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए 46,
बी 44, 21 और ये 23। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा अपना? तो एक मनुष्य में युग्मों के गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना? तो 23 होती है, यानी 23 होती है, यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा, यानी 23 होती है। अब चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन अंडज अंडजक प्राणी है? इसमें कौन अंडजक प्राणी है? अंडप्रजक प्राणी है। तो ये दिया है सांप, ए नंबर सांप, बी मगरमच्छ, सी मुर्गी, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, मुर्गी। आपका ऑप्शन ये सही होगा, मुर्गी। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। इनमें कौन द्विगुणित हैं? इनमें कौन द्विगुणित हैं? तो दिया हुआ है परा, नर युग्मक, सी युग्मनज और ये अंडज अंड। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9वें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ये ऑप्शन आपका डी सही होगा, अंडज अंड। अब चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका पादपकाय अनुगुणित होता है? अनुगुणित होता है। तो ये कवक, बी शैवाल, सी ब्रोफाइटस और ये सभी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी होता है अनुगुणित। ये सही, आपका डी ऑप्शन सही होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को चलते हैं। द्विलिंगिक 11 में कह रहा है द्विलिंगिक प्राणियों के उदाहरण हैं। द्विलिंगिक प्राणियों के उदाहरण हैं ए जोंक, पेट टेपवर्मा, स्पंज, ये सभी। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका द्विलिंगिक प्राणी का एक उदाहरण है क्या? जोंक। एक जोंक है ये उदाहरण। चलिए अपने 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से निम्न में से किस वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? निम्नलिखित में से किस में 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? भाई कौन सा पौधा है? तो देखिए, ये ए नीला कुरेंजी, बी सूर्यमुखी, सी बांस और ये डी बरगद। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन? तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब चलते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न की ओर। मध चक्र किस में पाई जाती है? मध चक्र किस में पाई जाती है? मध चक्र किस में पाई जाती है? ए गाय, बी कुत्ता, सी भेड़, डी ये सभी। तो ये मध चक्र किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको किस में? भेड़ में। ये आपके मध चक्र किस में पाए जाते हैं? भेड़ में पाया जाता है। ऋतु स्राव चक्र किस में होता है? ऋतु स्राव चक्र किस में होता है? बंदर,
चिंपांजी, सी मनुष्य, ये सभी। तो ये होता है स्राव चक्र किस में होता है, तो ये मनुष्य में होता है, तो ये मनुष्य में होता है, ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस में केवल एक बार अपने जीवन काल में फूल निकलता है? निम्नलिखित में से किस में केवल एक बार अपने जीवन में फूल निकलता है? ये जामुन, बी बरगद, सी बांस और ये डी लीची। 15 का कौन सा सही होगा? ये आपका रुकिए, थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा। ये बांस, इसको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जयपुर, कोलकाता, बिहार, दिल्ली। तो ये प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जयपुर में हुआ था। प्रोफेसर माहेश्वरी का जन्म जयपुर में हुआ था। कह रहा है 17 नंबर, कायिक जनन एक प्रकार का जनन है, लैंगिक, अलैंगिक, दोनों, डी इनमें सभी। तो कायिक जनन एक प्रकार का जनन है, कौन सा? तो ये आपका होगा अलैंगिक और लैंगिक, ये दोनों सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। लैंगिक जनन को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? अलैंगिक जनन को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 और 4। ये ऑप्शन दिया हुआ है, ए 1, बी 2 और सी 3 और ये चौथा जिसको डी बोला जाता है ये हो गया आपका 4। तो इसमें अलैंगिक जनन को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो आपका ये ऑप्शन सी सही होगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अर्धसूत्री आलू में अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आलू में अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए 24, बी 48, सी 16, डी 32। तो ये कितना होगा, कितना होता है? तो आपका ये ऑप्शन सी सही होगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये 16 होता है। आलू में अर्धसूत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। जीव हो सकते हैं एक लैंगिक, द्विलिंगिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा सही होगा? जीव हो सकते हैं। तो आपका ये ऑप्शन बी सही होगा। आपका ऑप्शन बी सही होगा। ये द्विलिंगिक हो सकते हैं। पुष्प हो सकते हैं एक लैंगिक, बी द्विलिंगिक, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये पुष्प हो सकते हैं। तो पुष्प क्या हो सकते हैं? एक लैंगिक और द्विलिंगिक। आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसमें द्विलिंगिक हो सकते हैं, द्विलिंगिक हो सकते हैं। ये आपका ऑप्शन भी सही होगा। एक पुष्प हो सकते हैं तो ये द्विलिंगिक हो सकते हैं।
जेम्स का निर्माण होता है। जेम्स म्यूल्स का निर्माण होता है ये ईस्ट में, पेंसिलियम में, स्पेन में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो ये आपका कौन सा सही होगा ऑप्शन? आपका ये ऑप्शन सी सही होगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा, स्पंज में। जेम्स का निर्माण होता है किस में? स्पंज में होता है, स्पंज में होता है, स्पंज में होता है। प्रोतिष्ठा तथा मोनेरा किस प्रकार की जनन होता है? किस प्रकार का जनन होता है? ए कायिका, बी कोशिकाएं, सी द्विखंडन, डी कोशिका विभाजन। तो इसमें कौन सा होगा सही आपका ऑप्शन? तो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा कोशिका विभाजन, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा, कोशिका विभाजन। चलते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। बंगाल का आतंक किसे बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो इसमें दिया हुआ है पैरामीशियम, वाटर हेयर सिंग, वाटर हैंसिंग। ये थोड़ा छूट गया है, यहाँ पे टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। पर्व संधि, ये पर्व संधि और एक शीर्ष, ये इसमें कौन सा होगा? तो ये आपका ये होगा ऑप्शन, थोड़ा ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका और ऐड होता, थोड़ा सा छूट गया है ये। संधि, वाटर हाई संधि, ये होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगिक प्राणी कौन है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगिक प्राणी है? ए तिलचट्टा, बी जोंक, सी केचुआ, डी नंबर टेपवर्म। तो ये आपका कौन सा होगा ऑप्शन? आपका ये सही होगा, ये तिलचट्टा। या निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगिक प्राणी है? तो ये तिलचट्टा एक लिंगिक प्राणी होता है। चलते हैं अपने 26 नंबर प्रश्न की ओर। प्रोतिष्ठा तथा मोनेरा में जनन का प्रकार होता है। ए कोशिका विभाजन, बी कयिका, सी नंबर कोशिकाएं, डी नंबर द्विखंडन। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? 27 का इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका होता है प्रोतिष्ठा में, मोनेरा में जनन का एक प्रकार होता है, तो ये होता है द्विखंडन। ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। अमीबा में जनन विधि निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ए नंबर कोनेडिया, कोशिका विभाजन, द्विखंडन, और ये होता है जेम्यूल्स। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो एक अमीबा में जनन की एक विधि होती है, वो होता है ये द्विखंडन होता है, ये द्विखंडन विधि, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा, द्विखंडन सही होता है, द्विखंडन ये आपका सही होगा। अब चलते हैं अपने कोलोन शब्द का निर्माण। कोलोन शब्द निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? कोलोन शब्द निम्न से किसे निर्माण करता है?
कोलोन शब्द निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? किसे निरूपित करता है? तो ये हुआ संततिजनक के समान हो, संतति अनुवंशिक संतति अनुवंशिक रूप से एक समान हो, संतति कायिकीय दृष्टि से समान हो, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सी डी सही होगा। आपका ऑप्शन संतति अनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं, यानी क्लोन शब्द की उत्पत्ति में से किसे निरूपित करता है? तो यह निरूपित करता है संतति अनुवंशिक रूप से एक समान हो। तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। आपका ऑप्शन डी सही होगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्म एवं मादा युग्म के संयोजक से बनता है। क्या बनता है? तो ये युग्मक बनता है, युग्म जन बनता है, वीर्य बनता है, अंडाणु बनता है, शुक्राणु बनता है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ये आपका युग्म जन बनता है, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी युग्म जन बनता है, युग्म जन। अब चलते हैं अपने 30वें प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये आमाशय, लीवर, वृषण, अंडाशय। तो इसमें कहाँ होती है? तो ये आपका होता है किसमें? आपका वृषण में होता है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये वृषण में होता है, ये वृषण में होता है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर सही होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तो आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।